एसी सर्किट में अगर वोल्टेज को हाई और लो करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन भी बोलते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जो कि कन्वर्ट करता है वोल्टेज के लेवल को हाई में या फिर लो में। फॉर एग्जांपल, अगर वोल्टेज के लेवल को अगर आपको हाई करना है, तो आप यूज़ करोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के लेवल को अगर आपको डाउन करना है तो आप यूज़ करोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एसी सर्किट में वोल्टेज के लेवल को अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन चेंज वोल्टेज लेवल इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, या फिर बोल सकते हैं एसी सर्किट। तो जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन होता है वो भी बहुत सारा होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटी से सर्किट से लेकर बड़े बड़े पावर स्टेशनों में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें पता है फैराडे का लॉ हमें क्या बोलता है। फैराडे लॉ हमें ये बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरीके का मोशन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को रख दो, तो जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा करंट और कंडक्टर में फ्लो करने लगेगा करंट। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं है और आप कंडक्टर को मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में क्या होगा, जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा करंट। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए या फिर कंडक्टर में मोशन होना चाहिए अगर हमें कंडक्टर में करंट फ्लो करवाना है। दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तो फैराडे लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, जब हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली कोर लगी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोर। और ये जो कोर होती है ये लैमिनेटेड होती है। हैंस ये जो कोर होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। और ये जो लैमिनेटेड कोर होती है वो आयरन की बनी होती है। तो ये जो कोर है इसको हम लोग बोल सकते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर। तो ये जो कोर होती है लैमिनेटेड क्यों होती है? लैमिनेटेड इसलिए होती है क्योंकि एक लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये जो कोर होती है वो लैमिनेटेड होती है। तो यहाँ पर ये जो कोर होती है वो कभी कभी सॉफ्ट आयरन की भी बनी होती है और कभी कभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की भी बनी होती है। क्योंकि अगर हम लोग देखें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर सॉफ्ट आयरन कोर में होता क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लिंकिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लीकेज होती है वो कम से कम होती है। अब ये लीकेज फ्लक्स क्या होता है और लिंकिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफार्मर की कोर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की आप टिप को नोटिस करते जाओ केयरफुली, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि ये डार्क रीजन में या फिर ये डार्क कलर से हमने जो कंसिडर किया है, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कोर होता है और कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल क्यों बोलते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी कॉइल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। तो जिस भी वाइंडिंग के साथ हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं वो जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो अगर आप ये वाली वाइंडिंग के साथ अगर एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाली जो वाइंडिंग होगी वो होगी प्राइमरी वाइंडिंग। अगर आप ये वाली वाइंडिंग के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाली जो वाइंडिंग होगी वो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला, अगर आप ये वाली वाइंडिंग के साथ अगर एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाइंडिंग को आप प्राइमरी वाइंडिंग बोलोगे, और अगर ये वाली वाइंडिंग के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाली वाइंडिंग को आप प्राइमरी वाइंडिंग बोलोगे। डिपेंड कर रहा है कौन सी वाइंडिंग के साथ आप एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो। और जो वाइंडिंग के साथ एसी सोर्स नहीं कनेक्ट कर रहे हो वो जो वाइंडिंग होगी उसको आप बोलोगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अगर आपको एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ पर ही बहुत जन फंस जाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग इसको हम लोग क्यों बोलते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके साथ हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं,
और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके साथ हम लोग AC सोर्स नहीं कनेक्ट करते बस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग ये ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग कंसिडर करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन सिंपल वे में। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है वो है प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाली जो वाइंडिंग है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा उसको हमने कंसिडर किया IP, और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने कंसिडर किया NP, और यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने कंसिडर किया NS, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया IS। यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है वो है EP, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया ES। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स अगर ज़्यादा होता है तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स अगर कम होता है तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स से ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स होगा वो कम होगा। अभी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए अगर आगे जा रही हो, प्रोपगेट कर रही हो, तो उस केस में जो सरफेस एरिया उस पर बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो सरफेस एरिया को कितनी ज़्यादा पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो जो सरफेस एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी है जो कि सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर जा रही है वो कम से कम है। हैंस ये जो सरफेस एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम से कम होगी। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है इसको पेनिट्रेट करते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी जो आगे बढ़ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। हैंस ये जो सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अभी अगर सरफेस एरिया अगर कम होता है और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कम है और यहाँ पर जो सरफेस एरिया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पर ये एरिया कम है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो कम से कम पेनिट्रेट करते हुए आगे जाएंगी। हैंस ये जो एरिया के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम से कम होगी। तो अगर एरिया कम होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी कम होगी। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ेगी। हैंस वो जो एरिया के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर मैग्नेटिक एरिया अगर कम होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। एरिया अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे अप्लाई करने वाले। तो हमने क्या सीखा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम द एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम द यूनिट एरिया। अगर किसी एरिया से ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स से ज़्यादा है। किसी एरिया से कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस से जा रही है हैंस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कम होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें करंट फ्लो होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगी। तो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगी ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी। तो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेंगी तो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगी ये सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस कर देंगी करंट, या फिर बोल सकते हैं EMF, जिसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करने लगेगा करंट। और यही होता है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल आप कुछ इस तरीके से बोलोगे, जब प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करती है। और ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करती है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है EMF। हैंस ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें फ्लो होने लगता है करंट।
तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्शन कंसिडर करें, यहाँ पर ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करिए मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करिए मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया था कर्सर की टिप, यहाँ पर ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो ये सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक करती है, वो किसके वजह से लिंक करती है? वो लिंक करती है ये कोर के वजह से, जो कोर है इसके वजह से। तो बेसिकली होता क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो फ्लो करती है कोर के थ्रू, जो कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके थ्रू फ्लो करती है मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करती है, जिसके वजह से, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कोर के थ्रू फ्लो करती है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कॉइल के कांटेक्ट में आती है। हैंस ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो होता है इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ एज पर दी फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये जो कॉइल है इसमें फ्लो होने लगता है करंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में मोशन होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें भी मोशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी चेंज करती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है करंट, और सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करने लगता है करंट एज पर दी फैराडे लॉ। हमारा आइडियल कंसिडरेशन ये होता है कि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो ये कोर के थ्रू फ्लो करती है, और ये जो कोर है इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लीक नहीं होती है। मगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें, थोड़ी बहुत जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो लीक कर जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एरो हम इंडिकेट करिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो रही है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो लीक हो जाती है, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लीक हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। और ये रीज़न की वजह से जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होती है। पहला जो लॉस होता है वो होता है हिस्टेरिसिस लॉस, फिर उसके बाद फ्लक्स लीकेज, एडी करंट लॉस, कॉइल रेसिस्टेंस, हमिंग लॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है। हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस से। क्यों रोटेट करते हैं? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये जो डोमेन होते हैं वो अपनी एक्सिस से रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पर ये जो डोमेन का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से। नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डोमेन हो गए वो रोटेट कर जाएंगे, और ये जो डोमेन होते हैं वो कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैग्नेटिक डोमेन के बीच में कुछ इस तरीके से गैप नहीं होता है। ये जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के वजह से क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होती है, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होता है क्या, ये जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे होते हैं अपनी एक्सिस से, जिसके वजह से होता है क्या, ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, और वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, और वो जो एनर्जी लॉस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, HYSTERESIS, हिस्टेरिसिस लॉस। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारा आइडियल कंसिडरेशन क्या होता है, हम लोग आइडियली मानते हुए चलते हैं कि जो पूरी की पूरी जो फ्लक्स है वो ये कोर के थ्रू फ्लो करती है, मगर थोड़ी बहुत जो फ्लक्स होती है वो ये कोर के बाहर चले जाती है, और वो फ्लक्स जो कि कोर के बाहर चले जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लॉस जो कि क्रिएट होता है लीकेज फ्लक्स की वजह से, उसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, या फिर बोल सकते हैं लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। या फिर फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो कोर को छोड़ के बाहर चले जाती है, और वो जो कोर को छोड़ के जो फ्लक्स जो बाहर चले जा रही है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, या फिर बोल सकते हैं लीकेज फ्लक्स। सिमिलरली एडी करंट लॉस क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है ट्रांसफार्मर का कोर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया यह है ट्रांसफार्मर का कोर। तो हम लोग चाहते क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो, और ये जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करे, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो करंट, और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हमें मिले आउटपुट वोल्टेज। तो बेसिकली होता क्या, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसमें भी थोड़ा बहुत करंट इंड्यूस हो जाता है।
तो जो करंट जो इंड्यूस हो रहा है ट्रांसफार्मर की कोर में उसी को ही हम लोग बोलते हैं एडी करंट, और जो लॉस क्रिएट होता है एडी करंट की वजह से उसी को ही हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो जो लॉस क्रिएट होता है एडी करंट की वजह से उसी को ही हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। सिमिलरली लॉस ड्यू टू कॉइल रेसिस्टेंस और लास्ट में हमिंग लॉस। कॉइल रेसिस्टेंस का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फ्लो होता है करंट, कॉइल के रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं लॉस ड्यू टू कॉइल रेसिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉपर लॉस, जो कि बराबर में होता है I²R के। तो यहाँ पर ये लॉस ड्यू टू कॉइल रेसिस्टेंस, इसका मतलब होता है कॉपर लॉस। वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ओवर करंट फ्लो होता है, जितना वाइंडिंग का रेसिस्टेंस नहीं उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में, तो उस केस में क्या होता है, एक लॉस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस किसकी वजह से क्रिएट होता है, कॉइल के रेसिस्टेंस की वजह से। सिमिलरली पांचवा जो लॉस होता है वो होता है हमिंग लॉस। अभी हमिंग लॉस क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा होता है जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा होता है तो ऑपरेशन के टाइम होता क्या, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो एक कोर के वाइब्रेशन के वजह से होता क्या है, एक लॉस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमिंग लॉस। सिमिलरली अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करें ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन होता है बहुत सारा होता है। सबसे पहला पावर सिस्टम में अगर हम लोग कंसिडर करें, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो जो वोल्टेज होता है उसे हमें स्टेप अप करना होता है। स्टेप अप करते हम लोग वोल्टेज के लेवल को हाई करते, और वो जो हाई वोल्टेज होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर जो हाई वोल्टेज होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन कर देते हैं। तो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है पावर सिस्टम। दूसरा, AC एडेप्टर में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। हम लोग जो चार्जर जो यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसमें भी यूज़ होता है ट्रांसफार्मर। क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 230 वोल्ट AC वोल्टेज 50 हर्ट्ज़ पूरा डिटेल में। तो जो 230 वोल्ट होता है वो हमें चाहिए नहीं होता है। अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी को कितना वोल्टेज लगता है, ज़्यादातर 5 वोल्ट 6 वोल्ट लगता है मैक्स टू मैक्स। तो हमारे पास आ रहा है 230 वोल्ट और बैटरी को चार्ज होने चाहिए 5 वोल्ट। तो अगर हम लोग 230 वोल्ट से अगर 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करें तो जो बैटरी होगी वो ब्लास्ट हो जाएंगी। तो जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कौन करता है, 230 वोल्ट वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है आपका दोस्त, जो कि होता है ट्रांसफार्मर। और वो जो 5 वोल्ट होता है वो 5 वोल्ट की हेल्प से जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग कंसिडर करें रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस, तो उस केस में भी ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, RF ट्रांसफार्मर। सिमिलरली जो वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डिंग की जो मशीन होती है, हमें पता है जो आयरन के जो पीसेस होते हैं अगर उसे हमें वेल्डिंग करना है, हमें पता है फैब्रिकेशन उसको हम लोग बोलते हैं। तो फैब्रिकेशन के लिए भी जो वोल्टेज होता है उसे हमें स्टेप अप करना होता है। तो उस केस में हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ आपको ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है वो है EP। यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया ES। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है, ये दोनों जो EMF है वो डिपेंड करेंगे प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं EP डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS। जो EMF होगा प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस और जो EMF होगा सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, दोनों जो EMF होंगे वो डिपेंड करेंगे प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। हम लोग इसको ऐसा रीड कर सकते हैं, प्राइमरी के अक्रॉस जो EMF होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, और सेकेंडरी के अक्रॉस जो EMF होगा वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो मान लेते जो प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने कंसिडर किया 4, जिसकी वजह से प्राइमरी के अक्रॉस हमें जो EMF मिल रहा है वो मिल रहा है 40 वोल्ट, जस्ट एज एन रफ एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर सेकेंडरी का अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर करें, अगर वो 8 होता है तो सेकेंडरी के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो मान लेते हैं वो है 80 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस जो EMF होगा वो इसी रेशियो में होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस जो EMF होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है।
तो ऐसा क्यों होता है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर सेकेंडरी का वाइंडिंग टर्न्स अगर ज़्यादा होता है तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो वाइंडिंग टर्न से ज़्यादा करने की वजह से ट्रांसफार्मर स्टेप अप कैसा हो जाता है या फिर हमें हायर वोल्टेज कैसा मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, अगर एरिया कम होता है और अगर एरिया ज़्यादा होता है और सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों एरिया के थ्रू फ्लो कर रही होती है, तो यहाँ पर जो छोटा एरिया होता है उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम होगी और जो बड़ा वाला जो एरिया होगा उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो वाइंडिंग ज़्यादा होगी, वाइंडिंग ज़्यादा होती है और जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसा कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होती है तो उस केस में जो वाइंडिंग का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। वाइंडिंग का एरिया ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वाइंडिंग का एरिया ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, ये वाइंडिंग के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्लक्स होती है वो ज़्यादा होती है। वो फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमें फैराडे लॉ ऑफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितने हद तक की चेंज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज कितना है टाइम के रेस्पेक्ट में। और दूसरा वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में सेकेंडरी में उस केस में कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है, हेंस वाइंडिंग का एरिया ज़्यादा होगा। वाइंडिंग का एरिया ज़्यादा होने की वजह से वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सेकेंडरी का अगर वाइंडिंग टर्न्स अगर कम होता है तो वाइंडिंग का एरिया कम होगा। वाइंडिंग का एरिया कम होने की वजह से होगा क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम से कम होगी, या फिर बोल सकते हैं वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़े टाइम पहला फैराडे लॉ में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होता है तो ईएमएफ कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाइंडिंग टर्न्स कम होने की वजह से होता क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से सेकेंडरी में जो ईएमएफ होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5P डिवाइडेड बाय 5S इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS। जो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ जो टोटल जो फ्लक्स होगी प्राइमरी कॉइल के साथ वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और जो टोटल जो फ्लक्स होगी सेकेंडरी कॉइल के साथ वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो गए तो प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स से ज़्यादा होगी। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम होगी। सिमिलरली सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो गए तो सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स से ज़्यादा होगी। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, जो प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। तो इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5P इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 5S। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको हम लोग ऑब्टेन कर रहे। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिल जाएगा d5P डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d ओवर dt, और यहाँ पर ये NP डिवाइडेड बाय NS, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 5S। यहाँ पर अगर हम लोग देखें NP डिवाइडेड बाय NS, इसको अगर हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखे d5P डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS। मतलब अगर हम लोग 5S का डिफ्रेंसिएशन कंसिडर करें टी के रेस्पेक्ट में तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे d5P डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इंटू d5S डिवाइडेड बाई dt। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ -1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा -1 इंटू d5p डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -1 np डिवाइडेड बाई ns इंटू d5s डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पर फर्दर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -d5p डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू np डिवाइडेड बाई ns इंटू -d5s डिवाइडेड बाई dt। तो अगर हम लोग कंसिडर करें फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ का जो इंडक्शन होगा कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, फिर जो कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज अगर ज़्यादा है, फ्लक्स अगर ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा जो कि कंडक्टर में फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। सेकेंडरी की वाइंडिंग टर्न से ज़्यादा होती है, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, हैंस सेकेंडरी में जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है और सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है। वाइंडिंग टर्न्स कम होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वाइंडिंग के साथ वो कम से कम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम से कम होने की वजह से सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करता है वो कम होता है, हैंस सेकेंडरी में जो ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज होता है वो कम से कम होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये d5p डिवाइडेड बाई dt इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं EP। तो हमने EP क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो 5p है वो किसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, प्राइमरी के साथ या फिर सेकेंडरी के साथ, ऑब्वियसली प्राइमरी के साथ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया EP। अगर हम लोग ये फैराडे लॉ को अगर हम लोग कंसिडर करें और यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं EP और यहाँ पर ये NP डिवाइडेड बाई NS और इसके जगह आ जाएगा ES। यहाँ पर हमने ES क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो 5S जो फ्लक्स बन रही हो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो जो EMF होगा वो भी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ES, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ES। फर्दर इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं EP डिवाइडेड बाई ES इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये आ जा रहा है बार बार, जो EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी में और जो EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, तो जो प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, इसको हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है रिलेशन को, और सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी।